Good morning, student. How are you? I think you are fine. Today, very heavy rain fall, so we are going on online classes. Okay. Today, our chapter is according to NCERT, molecular basis of inheritance. Your fifth chapter, molecular basis of inheritance. Okay. Now we start chapter. प्रीवियसली चैप्टर में आपने पढ़ा है कि मेंडल, जिन्होंने इनहेरिटेंस लॉज दिए, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल से बताया है, उनके बारे में पढ़ा है आपने। और आप जानते हो कि जो मेंडल हैं, मेंडल जो हैं, उन्होंने जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में लेकर जाता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो कैरी करता है, उसके लिए जो टर्म यूज लिया था वो क्या दिया था? फैक्टर। जो टर्म यूज लिया था वो क्या टर्म यूज लिया था उन्होंने? फैक्टर टर्म यूज लिया था। फैक्टर टर्म यूज लिया था। और हम जानते हैं कि जो फैक्टर होता है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है कैरेक्टर्स को, रेगुलेट टू कैरेक्टर। रेगुलेट टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है फैक्टर्स। बाद में इसी जो फैक्टर है इसको क्या टर्म दिया गया है? जीन। और जीन जो होता है वो क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल को दो। अगर मैं कैरेक्टर टर्म यूज लेता हूं, इट्स मीन मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? फिनोटाइपिक। और फिनोटाइपिक मतलब मैं मेंडल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। और अगर मैं मेंडल की बात करता हूं तो मैं टर्म क्या यूज ले रहा हूं? फैक्टर। लेकिन अगर बाद में जो जॉनसन साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो फैक्टर है वही क्या है? जीन है। तो जो जीन टर्म है वो किन्होंने दिया? अपने जॉनसन ने। और इन्होंने क्या कहा कि जो जीन होता है वो क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल्स, जीन जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेकर जाता है, यानी इंफॉर्मेशंस को लेकर जाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है किसमें? जीन में है। ठीक है। तो जो जीन टर्म है वो किन्होंने दिया था? वो जीन टर्म दिया था अपने जॉनसन ने दिया था। ठीक है। अब अपन बात करते हैं चैप्टर की। तो मोलिकुलर बेसिस, तो मोलिकुलर लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो अपन कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड। अगर मोलिकुलर बेसिस पर मैं जीन या डीएनए को डिफाइन करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपने डीएनए और सेकंड होता है अपने आरएनए। डीएनए को मैं कह सकता हूं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए को मैं कहूंगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो मैं बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस टाइप के मटेरियल है? तो मैक्रो बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायो मोलिक्यूल। और बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आपके चैप्टर था जिसमें आपके जो टर्म था बायोमोलिक्यूल्स, आपके जो चैप्टर था उस बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपके टर्म आया था बायोमोलिक्यूल्स में मैक्रो बायो मोलिक्यूल्स और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो टर्म है मैक्रो बायोमोलिक्यूल और माइक्रो बायोमोलिक्यूल से किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं अपन? न्यूक्लिक एसिड के। जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितना टाइप के? टू टाइप्स के हो जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है वो क्या है?
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए जो है वो क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, अब अगर मैं डीएनए और आरएनए के रेस्पेक्ट में ही बात करता हूं तो जो डीएनए है वो हमें कहां कहां देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा हमें यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। डीएनए की अगर मैं यूकैरियोटिक सेल में बात करता हूं तो डीएनए किस टाइप का होगा, लीनियर टाइप का। किस टाइप का डीएनए हो जाएगा, लीनियर डीएनए। और यही मैं अगर प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में, एक सेकंड बच्चों, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में यही स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है। यही स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है। मैं बात बोल रहा हूं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर से, ये डबल स्ट्रैंड, यानी ये कैसे होंगे, डीएस डबल स्ट्रैंड होंगे। ये भी कैसे हैं, डीएस हैं, डबल स्ट्रैंड हैं। डबल स्ट्रैंड का मतलब है अगर मैं लीनियर डीएनए की बात करता हूं तो डेफिनेटली इसमें 2 एंड पॉइंट होंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट हैं, जिनको आप लोगों ने पढ़ा है 3 प्राइम और 5 प्राइम के नेम से। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करता हूँ तो ये सर्कुलर है, इसमें कोई एंड नहीं होता है, कंप्लीटली एक रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं ये। और ये कैसे हैं, डबल स्ट्रैंड। इसका मतलब है 2 रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे पर स्पाइरल हो रही है या बाइंड हो रही है एक दूसरे से, और वो जो दोनों रिंग्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगी, प्रोकैरियोटिक डीएनए में प्रेजेंट होंगी। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो यूकैरियोटिक डीएनए वो आपको कहाँ विजुअल होगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। और अगर मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करता हूं तो प्रोकैरियोटिक डीएनए आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म में। कहां देखने को मिलेगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। और किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, ये आपको बिखरा हुआ सा मिलेगा, यानी जो न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियोइड पार्ट है, उस न्यूक्लियोइड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल में ही बात करता हूँ, क्या आपको डीएस जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ प्लांट सेल की, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका मतलब एक चीज कंफर्म होती है, क्या कंफर्म होती है, कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पहले कैसे थे, यूकैरियोटिक सेल थे। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, और प्रोकैरियोटिक सेल किसके द्वारा, यूकैरियोटिक सेल के द्वारा क्या कर ली गई है, इसको एडॉप्ट कर लिया गया है। और एडॉप्ट करने के कारण बाद ये किस में रहने लगी, परमानेंटली ये यूकैरियोटिक सेल में रहने लग गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी पहले कैसी सेल्स रही होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल रही होंगी। क्यों, क्योंकि इनमें किस टाइप का डीएनए देखने को मिलता है, अपने को डीएस डीएनए देखने को मिलता है। आगे अगर अपन बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए जो होगा, अगर अपन आगे बात करते हैं आरएनए की, तो जो आरएनए होगा वो क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो मोर स्कैटर्ड होगा, मोर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी सेल में जो आरएनए होता है वो कंप्लीट साइटोप्लाज्म में अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। इसलिए अपन क्या टर्म बोलेंगे कि ये डिफ्यूज है। डिफ्यूज है तो मैं क्या बोल दूंगा कि मोर स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको आरएनए। फिर अगर मैं बात करता हूं, कई मेनी टाइम्स जो आरएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है, जेनेटिक
मटेरियल के फॉर्म में काम करता है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आपने वायरस पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, चैप्टर फर्स्ट जो था वहां पर आपने वायरस पढ़े थे। तो वायरस में आपने जेनेटिक मटेरियल क्या पढ़ा था, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इट्स मीन आरएनए जो होता है वो वहां पर जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, और जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर रहा है। अब ये आपने वहां पर पढ़े थे, जैसे रिट्रोवायरस, लाइक एड्स वायरस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एचआईवी वायरस। इसके अलावा आपने रिसेंटली अभी जो हुआ था कोरोना वायरस, ये सब किस टाइप के वायरस है, रिट्रोवायरस, और इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या थे, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते थे। फिर अगर मैं बात करता हूं क्या सारे ही जेनेटिक मटेरियल होंगे आरएनए के, नहीं, सारे जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे। कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट्स मीन मैं इसको क्या बोल दूंगा, मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर का फंक्शन कर रहे हैं, मैसेंजर का फंक्शन कर रहे हैं, मैसेंजर का फंक्शन कर रहे हैं। तो ये कौन सा आरएनए हो जाएंगे, एमआरएनए हो जाएंगे। ये किस टाइप का आरएनए हो जाएंगे, एमआरएनए हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपसे कि कुछ आरएनए होते हैं वो ट्रांसलेटर का फंक्शन करते हैं, ट्रांसलेटर का फंक्शन करते हैं। ट्रांसलेटर का फंक्शन कर रहे हैं तो अपन इसको क्या बोल देंगे, टीआरएनए बोल देंगे। अब आपने अभी तक पढ़ा है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, किससे फॉर्म होते हैं, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन फॉर्म होते हैं, यानी कि जो उनका प्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, प्रोटीन, या जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, फॉर्मेशन प्रोटीन से फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स तो ऐसे होते हैं जो आरएनए से फॉर्म होते हैं, यानी उनका जो फॉर्मेशन होता है वो आरएनए से होता है। और अगर ऐसे एंजाइम्स की बात करता हूं तो मैं ऐसे एंजाइम्स को बोलता है अपन राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स क्या हैं, तो एंजाइमेटिक कंटेंट एंजाइम होते हैं। एंजाइमेटिक कंटेंट एंजाइम होते हैं, और ये इनमें इनका जो फॉर्मेशन होता है वो आरएनए से होता है, प्रोटीन से नहीं होकर आरएनए से फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ अमाउंट में इसमें प्रोटीन है, लेकिन आरएनए भी इसमें क्या प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, राइबोजाइम्स बोल दिया जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं ये कैटालिस्ट, आपकी जो बुक है उस बुक में इस राइबोजाइम के लिए जो टर्म यूज लिया गया है वो क्या लिया गया है, कैटालिस्ट। जो टर्म है वो क्या है, कैटालिस्ट। एनसीईआरटी ने जो टर्म यूज लिया वो क्या लिया है, कैटालिस्ट। यानी जो राइबोजाइम्स होते हैं वो कैटालिस्ट नेचर के हैं, कैटालिस्ट हैं, एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं जेनेटिक मटेरियल, तो नॉर्मली अपन यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में आपको याद नहीं रखना है। अपन जो बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, और यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अपने को जो याद रखना है वो किस फॉर्म में याद रखना है, डीएनए के फॉर्म में। जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए होता है। वायरस की हमें बात ही नहीं करनी है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल ओनली वायरस में देखने को मिलता है, और वायरस की हमें बात ही नहीं करनी है। हमें जो बात करनी है वो किसकी करनी है, डीएनए की बात करनी है। डीएनए की अगर अपन बात करते हैं तो डीएनए में आपने एनसीईआरटी में जो आपके दे रखे हैं टर्म्स वो क्या है कि जब डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, यानी एक डीएनए दूसरे डीएनए को फॉर्म करता है, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाती है, ये प्रोसीजर कहलाती है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। ये प्रोसीजर डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। फिर अगर मैं बात करता हूं, अगर डीएनए से, इफ डीएनए फॉर्म कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है किसको, आरएनए को, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं बात करता हूं कि आरएनए, आरएनए से क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोटीन फॉर्म होता है।
तो ये आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होने की जो प्रोसीजर होती है ये क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन है। कई मेनी टाइम्स क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल, जैसे मैंने बोला वायरस के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या होगा कि आरएनए जो होता है, ठीक है, या जिन ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो पहले क्या करेगा? आरएनए से डीएनए को फॉर्म करेगा। तो आरएनए से डीएनए जो फॉर्म होगा वो आरएनए से डीएनए फॉर्म करने की प्रोसीजर क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ये प्रोसीजर क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसका मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? डीएनए, आरएनए से डीएनए, और इस प्रोसेस से जो डीएनए बनता है उसको अपन cDNA कहते हैं। फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो जो फॉर्म स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होगा ये क्या फॉर्म करेगा? आरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए फॉर्म करेगा। एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगी, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, आगे अगर अपन बात करते हैं तो ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर अपन बात करते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करते हैं तो ये एक काम करते हैं बेटा, ये ह्यूमन जेनेटिक्स अपन कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक है, न्यू स्टार्ट करेंगे। ओके।